नेक्स्ट परसेप्शन पे चलते हैं, ये वाला खत्म हो जाएगा इसके बाद। सो यहाँ पे क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में, एरर्स के बारे में, ठीक है, किस किस टाइप्स की होती है परसेप्शन और क्या क्या एरर्स वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग विद इन द प्रीवियस यूनिट वी स्टडी द, हमने प्रीवियस यूनिट में मीनिंग समझा, नेचर समझा, लॉस समझा परसेप्शन के। एंड इस यूनिट में हम क्या समझेंगे परसेप्शन के बारे में, आगे की चीजें समझने वाले। सिंस विजन सीम्स एन एफर्टलेस प्रोसेस वी ऑफन टेक दिस प्रोसेस फॉर ग्रांटेड। अब क्या होता है, विजन क्या बोलते हैं, हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो हमें ये बहुत आसान लगता है, आसान प्रोसेस, इसीलिए हम इसको ग्रांटेड लेते हैं। हाउएवर, लेकिन सच्चाई में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग कलर, परसीविंग कलर मतलब किसी कलर को परसीव करना, किसी शेप को, फॉर्म को, मूवमेंट को, वो सिंपल नहीं होता है एक्चुअली टास्क में। इन दिस यूनिट तो उसी को हम समझने वाले कि लाइक वी विल मेक एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ परसीविंग वेरियस टाइप्स ऑफ परसेप्शन, जैसे कि डेप्थ क्या होता है, डिस्टेंस, मूवमेंट, साइज। फर्दर वी विल ऑल्सो डिस्कस और कौन कौन से टाइप्स के इल्यूजन होते हैं जो कि हमारे परसेप्शन के, क्या कुछ बोल रहे हो? तुमको भी हुआ है क्या वही? सर्दी तुमको भी हुआ है क्या? हेलो, मौसम चल रहा है। क्या? ओके सॉरी। ओके ठीक है। तो यहाँ पे अब परसेप्शन का लाइक स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक वो किसके बारे में, परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस। डेप्थ परसेप्शन किससे रेफर करता है, हमारी जो विजुअल एबिलिटी होती है वर्ल्ड को देखने की इन 3 डायमेंशन। एंड दस इसकी वजह से होता क्या है कि ये हमें इनेबल करती है ताकि हम ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को जज कर सके। वेयर एज, जबकि लाइक द प्रोसेस बाय विच डिटरमाइन, और जो प्रोसेस जिसकी वजह से हम डिस्टेंस को किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस परसेप्शन, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जो डिस्टेंस परसेप्शन है वो डेप्थ परसेप्शन से आता है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि हमें इसकी वजह से क्या हुआ, थ्री डी वर्ल्ड को परसीव कर पाए। एंड इसकी वजह से इसने हमें इनेबल किया ताकि हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का किसी का समझ जज कर पाए, ठीक है। तो अवर ब्रेन यूजेस, और हमारा जो ब्रेन है ना वो दो क्यूज यूज करता है। क्यूज मतलब कि एक तरह से समझ लो हिंट, या फिर कुछ या हिंट ही होता है एक्चुअली। सो हमारे उसमें क्या है, एक मोनोक्यूलर होता है, एक होता है बाइनोक्यूलर। मोनोक्यूलर क्या होता है, जब हम एक आंख से चीजों को देखते हैं। एंड बाइनोक्यूलर क्या होता है, जब हम जिसमें दो आंखों की रिक्वायरमेंट होती है। So monocular cues, these are those information or cues that our brain receive from one eye only, जो सिर्फ एक eye से। ये जो cues होते हैं ये normally weaker होते हैं binocular cues के मुकाबले in strength for following other someone. Okay, अब ये cues है कौन कौन से, एक है relative size, ठीक है। अब relative size में क्या होता है, this cue gives us information about the distance of an object. इस relative size से क्या होता है, हमें किसी भी object के distance के बारे में पता चलता है बेस्ड ऑन इन उसके रिलेटिव साइज जो कि उसके सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ है। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर ये चीज देखोगे, ये इमेज, तो यहाँ पे ये सभी सिमिलर साइज के बैलून्स है। बट यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है हमें डिस्टेंस, कि ये जो सबसे पास है ये हमारा, ये मतलब ये जो सबसे लार्ज है ये सबसे पास है, एंड जो सबसे स्मॉलर है वो सबसे दूर है, ठीक है। तो सिमिलर साइज के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, दिस गिव्स क्यूज अबाउट द डिस्टेंस, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस हमें पता चल जाता है। दिस क्यू वर्क्स ऑन बोथ, और ये जो क्यू है वो 2 डायमेंशन में भी वर्क करता है, 3 डायमेंशनल इमेजेस में भी वर्क करता है। द बेसिक प्रीमिस इज दैट इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ, तो इसका बेसिक प्रीमाइस क्या है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर साइज के हैं, देन ऑब्जेक्ट विच इज क्लोजर इज परसीव्ड, और तो इसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा वो हमें बड़ा अपेयर होगा। जैसे कि ये मैंने बोला कि ये पास है हमारे तो ज्यादा बड़ा परसीव हो रहा है। अब टेक्सचर ग्रेडियंट क्या होता है, टेक्सचर ग्रेडियंट क्या होता है, दिस क्यू इज बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन ऑफ द चेंज इन ग्रेडियंट और डिग्री ऑफ द टेक्सचर। अगर मतलब कि किसी टेक्सचर के उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगेन, जैसे कि अगर आप अपने सामने की दीवार को देखो, अगर आपके आसपास कोई दीवार है तो आपको दूर से वो स्मूथ लग रही होगी, बिल्कुल की प्लेन है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको पास जाते जाओगे आपको फिर वो उसमें जो खुरदरापन होगा वो चीज आपको दिखेगा, ठीक है। सो ये जो ये आता है ये किसकी वजह से, डिस्टेंस की वजह से। तो हमें टेक्सचर में डिफरेंस पता चलता है। द टेक्सचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर नियरर, जो हमारे आंखों के पास होते हैं वो रफ होते हैं। एंड जो दूर होते हैं वो लाइक जो वो क्या बोलते हैं, लाइक स्मूथ होते हैं, ठीक है।
एंड द सजेस्टिंग द परसेप्शन ऑफ मोर डिस्टेंस, और इसी वजह से हमें पता चलता है अच्छा ठीक है वो जो सामने वाले ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा डिस्टेंस पे है एज कम्पेयर टू अदर. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट अ वॉल, जो अभी मैंने बोला था आपको एग्जाम्पल दिया था, बट इफ यू लुक एट द सेम वॉल फ्रॉम, वही एग्जाम्पल के बारे में बताया. नाउ एरियल पर्सपेक्टिव और हेज. अब इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आर परसीव एट अ डिस्टेंस इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हेज. हेज मतलब धुंध, धुंध वगैरह जैसे आ जाती है ना हमारे यहाँ, धुंध हो जाती है मौसम में, तो उसकी वजह से हम किसी लाइक जो हमारा परसीव करने का नजरिया, परसीव करने का जो प्रोसेस होता है वो चेंज हो जाता है इन्वायरमेंट को. हेज इज द रिजल्ट ऑफ एन एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल, फॉग और वाटर वेपर्स. समटाइम परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस बेस्ड ऑन हेज कैन बी डिसेप्टिव. और इसी वजह से जो परसेप्शन बेस्ड होता है हमारे लाइक हेज की वजह से वो डिसेप्टिव हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें पास भी लग सकती है, ज्यादा धुंध है तो शायद हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखे ही ना, हम बोले यार अभी और कितना रास्ता है, कितना दूर रहेगा, तो वो चीज, और मे बी थोड़ी सी धुंध कम हो तो हमें शायद लगे कि पास हो गया है. तो इस हिसाब से चीजें परसीव, हम डिस्टेंस परसीव करने में धोखा खा सकते हैं ड्यू टू हेज. तो ये वाला फैक्टर क्या आ गया, एरियल पर्सपेक्टिव और हेज, इतना ही है. एंड देन लीनियर पर्सपेक्टिव. अब इसमें क्या होता है, दिस क्यू इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन. कन्वर्जेंस क्या होता है, जब दो चीजें मीट करती है एक पॉइंट पे. द क्यू इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन, कि दो जो स्ट्रेट लाइन है वो कन्वर्ज होती है एट अ पॉइंट ऑफ हॉरिजन. अब जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो पॉइंट ऑफ हॉरिजन क्या होगा, ये जो हॉरिजन का पॉइंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि वो लाइनें मीट कर रही है, ठीक है. तो ये एक तरह से हमारी परसेप्शन को लीनियर पर्सपेक्टिव की वजह से चेंज करता है. An approximate example of this could be the perception convergence of a rail tracks at a distance. जैसे कि आपने देखा होगा रेल ट्रैक को, अगर आपने देखा है कभी स्ट्रेट से, तो वो क्या लगता है हमें आगे जाके दोनों मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है. दिस क्यू सजेस्ट दैट क्लोजर द लाइंस आर द ग्रेटर विल बी द, और जितने ही ज्यादा लाइंस पास होगी उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल हम इस लाइंस के पास है बिल्कुल, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, तो ये दोनों लाइंस कितनी दूर दिख रही है एक दूसरे से, बट जैसे जैसे क्या बोलते हैं दूर जाते गया, वैसे वैसे हमें ये जो डिस्टेंस है दोनों लाइंस का वो पास आते गया. तो ये चीज है लीनियर पर्सपेक्टिव का, इसके से हमारा लाइक चेंज होता है परसेप्शन. देन फिफ्थ इज इंटरपोजिशन और ऑकुलेशन. इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरलैप करता है तो हमें क्या लगता है कि जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है वो हमारे पास है, और जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप हुआ है वो हमसे दूर है. एग्जाम्पल के लिए ये जो सर्कल है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने ओवरलैप किसको किया है, रेक्टेंगल को, रेड रेक्टेंगल को. अब हमें लग रहा है ये सर्कल हमारे ज्यादा पास है और ये रेक्टेंगुलर दूर है. इसी वे में जो क्या बोलते हैं ट्राइंगल है वो ज्यादा दूर लग रहा है और रेक्टेंगुलर थोड़ा पास लग रहा है. और अगर टोटल में देखो तो सबसे दूर लग रहा है ट्राइंगल और सबसे पास लग रहा है सर्कल. तो इस हिसाब से ये चीज आप समझ सकते हो कि अगर कोई चीज ओवरलैप करे तो तब भी हमारे में डेप्थ, डिस्टेंस और डेप्थ को हम डिफरेंट समझते हैं, ठीक है. सो ये आ गया इंटरप्रिटेशन के बारे में. एकोमोडेशन. सो इवन दो दिस क्यू अकर्स विद बोथ आई, एकोमोडेशन का जो प्रोसेस है ना वो दोनों आंखों से होता है, बट स्टिल हम इसको मोनोक्यूलर क्यू समझते हैं. इट इज नोन एज एकोमोडेशन. और इसको अकोमोडेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ अवर लेंसेज accommodates themselves based on the distance. क्योंकि हमारे जो लेंस का साइज है ना वो डिस्टेंस के हिसाब से एकोमोडेट होता है, मतलब चेंज होता है. अवर लेंसेज बिकम थिकर, हमारे जो आई लेंस होते हैं वो क्या बोलते हैं थिक हो जाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के पास होता है, और वही ऑब्जेक्ट जैसे ही दूर जाता है तब हमारे लेंस जो होता है वो थिन बन जाती है, ठीक है. तो इसमें इतना ही बताया है, इससे ज्यादा नहीं है. तो अगेन इज अ टाइप की किस हिसाब से ये वर्क करता है. देन बाइनोक्यूलर क्यूज, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि लाइक जो द क्यू दैट वी रिसीव फॉर फ्रॉम बोथ आई, उनको जो हम दोनों आंखों से देखते हैं उनको बाइनोक्यूलर क्यूज बोलते हैं. दिस क्यू आर मोर पावरफुल, और ये मोनोक्यूलर क्यूज से ज्यादा पावरफुल होते हैं. द प्रोसेस ऑफ गेनिंग बाइनोक्यूलर क्यूज टू असेस डेप्थ इज नोन एज स्टीरियोप्सिस. अच्छा ये वाला पॉइंट याद कर लेना, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग बाइनोक्यूलर क्यूज उसको क्या बोलते हैं, जो बाइनोक्यूलर क्यू का प्रोसेस होता है डेप्थ को असेस करने का, उसको हम बोलते हैं स्टीरियोप्सिस. तो ये हो गया. अब बाइनोक्यूलर में दो ही तरह की क्यूज होते हैं, रेटिनल डिस्पैरिटी एंड कन्वर्जेंस, ठीक है. तो रेटिनल डिस्पैरिटी में क्या है, वी ह्यूमन हैव टू आईज सेपरेटेड बाय डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ एवरेज 6.3 सेंटीमीटर. अब हमारी जो दोनों आंखें हैं उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है. देयरफॉर जो रेटिनल इमेज होती है ना सेम ऑब्जेक्ट की, वो डिफरेंट करती है, लाइक सेम ऑब्जेक्ट डिफर स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर बिफोर द रेटिना. इसीलिए जो रेटिनल इमेज फॉर्म होती है सेम ऑब्जेक्ट की वो थोड़ा थोड़ा अलग हमें शो करता है एक दूसरे से.
द क्लोजर एन ऑब्जेक्ट इज टू आईज ग्रेटर विल बी द डिफरेंस इन द रेटिना, और जितना ही कोई ऑब्जेक्ट आपके आंखों के पास होगा उतना ही रेटिनल इमेज में वो चीज डिफरेंस आएगा. फॉर अवर ब्रेन एनालाइज द डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन दीज टू सेपरेट. अब इसके लिए आप समझने के लिए आप पता क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल जो मैम ने समझाया था, इनकेस अगर आप लोग क्लास में नहीं आए थे, अपने फेस के सामने ना, अपने नोज के सामने अपनी फिंगर को रखो स्ट्रेट, इनकेस आप चाहते हो, या सो किया आपने? हाँ. ओके, अब नहीं तो मैं एक बार दिखाई देता, कोई बात नहीं. सो एक मिनट, कैमरा ऑन हो जाए, लाइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है अपने आप. ओके, सो जैसे आपने ऐसे किया ना, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको एक आई से देखो, ठीक है, एक आंख से देखना है. अब आपको जो इमेज है ना, जैसे कि आपने एक आंख क्लोज किया और फिर दूसरे आंख को क्लोज करना, तो आप देखना कि ये जो इमेज है ना, ये डिस्टेंस, मतलब ये जो हमारी फिंगर है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है एक्चुअली. देखा? एंड टेल मी, एक एक आंख से देखो, अपने फिंगर को स्ट्रेट ही रखना है एंड उसके बाद अपनी आंखें एक 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 चेंज करो. हेलो, हेलो. हाँ हाँ दिख रहा है, वो जगह चेंज हो रही है दोनों की. जगह चेंज हो रही है. सो ये होती है रेटिनल हाँ. डिस्पैरिटी की वजह से, ठीक है. आवर ब्रेन एनालाइज द डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन दीज टू सेपरेट रेटिनल इमेजेस एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल इमेज. और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो अलग अलग रेटिनल इमेजेस फॉर्म हुई, इसको एक कंबाइन करके हमें एक डेप्थ का परसेप्शन देता है, हाइट का और विड्थ का, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब हम इनको समझ पाते हैं. एंड कन्वर्जेंस क्या है, our eyes make an angle while focusing on an object, ठीक है. हमारी आंखें एक एंगल बनाती है जब किसी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही हो. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, our eyes, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस एंगल. कन्वर्जेंस एंगल इसलिए भी बोला क्योंकि ये दोनों, ये जो एंगल बन रहा है ये कन्वर्ज हो रहा है एक दूसरे से. कन्वर्जेंस एंगल फॉर डिस्टेंट एंड नियर और नियर बाय ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट. और जो कन्वर्जेंस एंगल होता है, एक किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट के लिए और पास के ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है. जैसे कि यहाँ में जो है ये ए के ए ने एंगल बनाया, और बी जो पास वाला एंगल है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू दूर वाले एंगल के. So our eyes make smaller convergence angle for distance and near. When an object is at a distance, जब कोई distance पे है, our eye makes smaller convergence angle. और जब कोई ऑब्जेक्ट दूरी पे है, हमारे आंखें जो है वो क्या बोलते हैं, इनवर्ट इट फॉर्म लार्ज कन्वर्जेंस एंगल, तो वो लार्ज बनाता है. दिस चेंज इन कन्वर्जेंस गिव अ क्लू अबाउट डिस्टेंस एंड डेप्थ. और ये जो एंगल में चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से हम अगेन डिस्टेंस और डेप्थ का परसीव करते हैं. सो ये था. नाउ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इन केस अभी अपने मेमोरी को या जो भी अगर समझ आया उसको टेस्ट करना है, तो द रेटिनल इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डैश फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट. हाँ डिफर, कि डिफरेंट होती है एक दूसरे से. सो डिफर है, द क्यू दैट वी रिसीव फ्रॉम बोथ आइज आर नोन एज. और जो वो क्यूज, बाइनोकुलर. हाँ सही बोला. ऑब्जेक्ट आर परसीव्ड एट डैश if there is a presence of haze in the environment. डिस्टेंस. Object is perceived at a distance. Okay. ठीक है. एंड डेप्थ परसेप्शन रेफर्स टू वन डैश एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशन. कौन सा ऐसा परसेप्शन है जो क्या बोलते हैं, डेप्थ परसेप्शन रेफर्स टू वन. ओके ठीक है. वंस कौन सी हमारी डेप्थ परसेप्शन किससे रेफर करता है, लाइक हमारी कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, वर्ल्ड को परसीव करते हैं, या 3 डायमेंशन. डेप्थ पता परसेप्शन नहीं. रेफर्स टू वंस डैश एबिलिटी. डेप्थ परसेप्शन हमारे किस एबिलिटी से रिसीव करती है, जो कि हमें वर्ल्ड को 3 डायमेंशन परसीव करने में हेल्प करती है. अभी जो हमने ज्यादातर यहाँ पे चीजें सीखी वो किस बारे में थी, रिलेटेड टू हमारे कौन से सेंस के बारे में. विजन. हाँ विजन. तो यहाँ पे क्या है, द डेप्थ परसेप्शन रेफर्स टू वंस विजुअल एबिलिटी, हमारी जो विजुअल एबिलिटी है टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशन, ठीक है. एंड द टेक्सचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर नियरर टू अवर आईज आर, जो ऑब्जेक्ट हमारे रफ. पास, हाँ
रफ दिखता है ना वो। हाँ, रफ. And second, but as you further move from it, the texture of the object will become. स्मूथ। हाँ, ठीक है. तो ये था यहाँ पे लाइक एक बार खुद से रीड कर लेना, ताकि आपको लाइक याद हो जाए ये चीज. और अगर आज करोगे ज्यादा बेटर है, नहीं तो कल मॉर्निंग पे एक बार रिवीजन कर लेना, खाली रीड. मूवमेंट परसेप्शन. हाउ वी अच्छा, अब मूवमेंट परसेप्शन में क्या होता है, हाउ डू वी नो इफ अ कार इज कमिंग टूवर्ड्स अस और मूविंग अवे फ्रॉम. हमें पता कैसे चलता है कि कोई कार हमारे आस पास आ रही है, हमसे दूर जा रही है. मूवमेंट परसेप्शन इज अवर एबिलिटी. मूवमेंट परसेप्शन क्या है, हमारी वो एबिलिटी है ताकि हम जज कर सके किसी डायरेक्शन, किसी भी लाइक स्टिमुलाई का और ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और स्पीड को. साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑन बाय. ओके, अब साइकोलॉजिस्ट ने इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे दिया, यूजिंग 4 फैक्टर्स. वो 4 फैक्टर्स क्या है, रेटिनल मोशन, मोशन आफ्टर इफेक्ट, इंड्यूस्ड मोशन एंड अपेरेंट मूवमेंट. अब रेटिनल मोशन में क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स इमेज ऑन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स इमेज ऑन रेटिना आल्सो मूव्स, तो उसकी इमेज भी मूव करती है हमारे रेटिना पे. दिस मोशन ऑफ द रेटिनल इमेज इज डिटेक्टेड. और ये जो मोशन है वो कैसे डिटेक्ट हो जाता है, इज डिटेक्टेड बाय स्पेशल विजुअल न्यूरॉन्स. कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जिसका स्पेसिफिक टास्क ही क्या है कि इन मोशंस को डिटेक्ट करना. तो जैसे ही कुछ मोशन हमारे रेटिनल इमेज में आया, हमारे न्यूरॉन्स ने उसको डिटेक्ट कर दिया, जो कि सेंसिटिव होते हैं किसी भी मोशन या डायरेक्शन के चेंज. मतलब कि अगर आपके आसपास कोई भी चीज हुई, अचानक से आपके दिमाग में या वो सिग्नल गया, हाँ कुछ मूव हुआ हमारे आसपास, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, इन विजुअल न्यूरॉन्स की वजह से आ रहा है. ठीक है, क्योंकि ये चेंज किसी भी मोशन या डायरेक्शन की चेंज को बहुत सेंसिटिव होते हैं. इन दिस वे वी परसीव मूवमेंट, और इसी तरह से हमें मूवमेंट परसीव होती है. ये था फर्स्ट फैक्टर, रेटिनल मोशन. सेकंड फैक्टर क्या है, मोशन आफ्टर इफेक्ट. अब मोशन का आफ्टर इफेक्ट क्या है, इफ यू फिक्सेट योर गेज ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर हम अपनी क्या बोलते हैं आंखें एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगा दे फॉर सम टाइम, एंड देन मूव योर गेज टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. और बाद में अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और वहां पे हम कुछ सेकंड तक देखने लगते हैं, लेकिन उसके बाद ही अगर हम किसी दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखने लगे ना, तो हमें लगेगा कि वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल परसीव्ड एज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिनल मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि ओरिजिनल मूव कर रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में. इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, मोशन आफ्टर इफेक्ट, एंड अकर्स ड्यू टू मोशन अडेप्टेशन. और ये किस वजह से होता है, क्योंकि लाइक हमें हमने मोशन उस मोशन को अडेप्ट किया, अडेप्शन. एंड थर्ड फैक्टर इज इंड्यूस्ड मूवमेंट. व्हेन अ स्मॉलर स्टेशनरी बॉडी इज सराउंडेड बाय अ लार्ज. अब क्या होता है, जैसे कि कभी भी अगर जो छोटी स्टेशनरी बॉडी है, वो क्या बोलते हैं सराउंडेड किससे है, बड़े लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट से. तो इसमें क्या होता है, देन स्मॉलर बॉडी, जो स्मॉलर बॉडी है, हमें वो देख के उसको लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. मतलब कि ये इमेज से अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मून है और क्लाउड है. अब एक्चुअल परसेप्शन में यहाँ पे क्या है, जो मून का साइज है वो छोटा है और बादलों का बड़ा है. रियलिटी में अलग होगा, हो सकता है, बट यहाँ पे हमें इसका साइज छोटा है और ये बादलों का बड़ा है. तो इससे क्या होता है कि बादल जब क्या बोलते हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हमें क्या लगता है जो मून है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. ड्यू टू दिस फिनोमेना वी परसीव अ मून एज मूविंग व्हेन इट्स सराउंडेड बाय स्लोली मूविंग क्लाउड. तो इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि मूव कर रहा है, जब वो जो धीरे धीरे मूविंग क्लाउड से उससे सराउंडेड है. एंड देन लास्ट इज अपेरेंट मूवमेंट, स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन. ये नेम याद कर लेना क्योंकि अगर ये वाला आ गया तो शायद कंफ्यूज नहीं हो जाना. मतलब ये नेम याद रखना, अपेरेंट मूवमेंट या फिर स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन. अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट गिवन बाय गेस्टेल थ्योरी. इसमें ये मतलब ये मोशन किससे, आई थिंक गेस्टेल थ्योरी से, जिसमें वर्दियन ने लिखा था 1912 में. इन दिस फिनोमिना, जब कोई स्टेशनरी स्टिमुलाई होगा वो प्रेजेंट किया जाता है लाइक इन सक्सेशन, इट इज परसीव्ड इन मोशन. तो हम उसको क्या करते हैं, परसीव मोशन, मोशन की तरह परसीव करते हैं. जैसे कि अगर आपको पता है जो कैमरा और वीडियोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है, कि वीडियोस में मतलब जो कैमरा होता है ना, हमने एक फ्रेम एक क्लिक किया तो वहां पे एक इमेज आ गई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का. बट वीडियो क्या होता है कि आपने वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलग अलग मोशन में, अलग अलग पोजीशन में, आप उसकी इमेज खींचते गए, एंड जब वो सारी इमेज एक सक्सेशन में चेंज होते जा रही है, तो हमें क्या आया कि अच्छा ठीक है, ओके, ये इमेज नहीं है, एक वीडियो है. तो इसीलिए क्या बोलते हैं वीडियोस में, अगर आपने कभी ये चीज सुना होगा कि 30 FPS वाला कैमरा है मोबाइल का, इसको आप 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो. तो वो जो फ्रेम्स है वो एक्चुअली क्या है,
कि आप एक वीडियो को किस मोशन, मतलब वो जो आपके इमेजेस थे वो एक सक्सेशन में थे, और सक्सेशन में होने की वजह से हमें वो जो चीज हुई वो मोशन में दिखती गई, बट एक्चुअल में कोई मोशन था नहीं वहां पे. सो दिस फिनोमिना इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मूवमेंट परसेप्शन इन वीडियोस. और वही बात यहाँ पे बताइए, द सीक्वेंस ऑफ स्टिल फ्रेम्स इन ए. अब यहाँ पे जो ए है स्टिल फ्रेम्स, यहाँ पे रुके हुए फ्रेम्स है, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट फ्रेम में क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सेकंड फ्रेम में ऑब्जेक्ट यहाँ पे, थर्ड में यहाँ पे, लास्ट में यहाँ पे हो गया. अब क्या है, द इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूस मोशन रिजल्टिंग. और अगर हम इसको ये कंबाइन करके हम देखें तो ये हमें क्या इल्यूजन देगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ पे मूव किया, तो ये हमें परसेप्शन हुआ. तो इसकी वजह से लाइक ये 4 फैक्टर्स थे यहाँ जो कि हमारे हमें मोशन परसीव करने में हेल्प करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं, आप बोल सकते हो. पहला ये आ गया मूवमेंट परसेप्शन. अब आ गया यहाँ पे साइज परसेप्शन. अब साइज परसेप्शन में क्या है, इन दिस सेक्शन we'll discuss the mechanism that are involved with the size of. हमारी जो एबिलिटी होती है किसी भी स्टिमुलाई के साइज को जज करने की करेक्टली, इवन विद द चेंज इन डिस्टेंस. अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चेंज भी कर रहा है ना, हमसे दूर भी जा रहा है, फिर भी हम उसका एक साइज अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, इसका साइज असल में हमारे हाथ में इतना होगा. इन केस जैसे कि कोई बॉटल है, आपने बॉटल को अपने से लाइक 30 मीटर की दूरी पे किया है, तो हमें लग सकता है कि वो मतलब हमें वो भी चीज स्टिल वो सेम साइज की ही लगेगी. एंड यहाँ पे 3 फैक्टर्स के बारे में बताया गया है. आवर एबिलिटी टू जज इवन दिस डिस्टेंस हैव बीन यूजिंग 3. इसमें 3 हाइपोथेसिस यूज होती है. पहला जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, साइज डिस्टेंस इन वेरिएबल हाइपोथेसिस. दूसरा है फेमिलियर साइज हाइपोथेसिस. एंड जो थर्ड है वो डायरेक्ट परसेप्शन हाइपोथेसिस. तो साइज डिस्टेंस इन वेरिएंस हाइपोथेसिस क्या बोलता है, द बेसिक प्रीमाइस ऑफ दिस हाइपोथेसिस दैट द परसीव्ड साइज ऑफ अ स्टिमुलस इज प्रोपोर्शनल. जो हम साइज किसी भी स्टिमुलस के साइज को परसीव करते हैं वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द परसीव डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस परसीव कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल है. इट फर्दर स्टेट्स दैट इट फर्दर इफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस. और ये फर्दर ये भी स्टेट करता है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, कि लेट सपोज कि कोई इमेज है 10 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई स्टिमुलस है जो हमसे 10 मीटर की दूरी पे है, देन साइज ऑफ द स्टिमुलस इज इंटरप्रेटेड. तो हम उसका साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, हमारी बेस्ड होता है हमारे रेटिनल इमेज पे. हाउएवर, लेकिन अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है डिस्टेंस की, देन जो साइज ऑफ स्टिमुलस किस पे जज होगा, बेस्ड ऑन विजुअल एंगल एलोन. तो वो सिर्फ विजुअल एंगल पे ही हम उसको साइज को इंटरप्रेट करें. अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहोगे तो ये क्या है, एस अपॉन डी, जो कि है परसीव्ड साइज अपॉन परसीव्ड डिस्टेंस इक्वल टू थीटा, जो कि है विजुअल एंगल, ठीक है. हेयर विजुअल प्रोसीडिंग फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन. ओके, और विजुअल एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल मेड बाय आवर आईज आफ्टर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट. जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद एंगल बनाते हैं उसे हम विजुअल एंगल बोलते हैं, ठीक है. देन सेकंड इज फेमिलियर साइज. अब फेमिलियर साइज थ्योरी क्या बोलती है हमें, दिस क्यू इज यूज्ड टू जज नॉट ओनली साइज बट आल्सो द डिस्टेंस एंड डेप्थ ऑफ द स्टिमुलाई. अब इस क्यू की वजह से हम सिर्फ साइज ही नहीं, किसी स्टिमुलाई के डिस्टेंस और डेप्थ भी मेजर परसीव करते हैं, जज करते हैं. वी नो द विजुअल एंगल ऑफ स्टिमुलस डिक्रीज. और हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टिमुलस है उसका विजुअल एंगल डिक्रीज होता है जैसे ही उसका डिस्टेंस डिक्रीज हुआ. मतलब जितना वो पास आते गया उसका एंगल डिक्रीज होते गया, जितना वो दूर करते गया उसका एंगल बढ़ते गया, ठीक है. सो अलोंग विद आवर ब्रेन यूज दिस इंफॉर्मेशन. और ये जो विजुअल एंगल का इंफॉर्मेशन है इसको यूज करता है अलोंग विद प्रीवियस इंफॉर्मेशन ऑफ द साइज ऑफ द टारगेटेड स्टिमुलस एंड डिटरमाइंस इट्स एक्टिव. और जो हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बॉल की बात करो, क्रिकेट बॉल, तो आपका एक प्रीवियस इंफॉर्मेशन है कि हाँ एक बॉल का अप्रोक्सीमेट साइज क्या होता है. तो ये दोनों चीजें वहां पे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं हम, जब हमें एक्चुअल डिस्टेंस या साइज या फिर डेप्थ निकालना. दस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेमिलियर साइज इन्फ्लुएंसेस. और इस थ्योरी के हिसाब से जो फेमिलियर साइज होता है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे साइज परसेप्शन को, कि हम किसी चीज का साइज कैसे परसीव करते हैं, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस. और जिसकी वजह से हमें डिस्टेंस में भी मतलब जैसे ही हमें ये साइज परसेप्शन हुआ, ये साइज परसेप्शन ने हमारे डिस्टेंस परसेप्शन पे भी इन्फ्लुएंस डाला. हाउएवर लेटर टू, लेकिन जो बाद में 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, गोगल एंड दा सिल्वा, उन्होंने प्रपोज क्या किया कि थ्योरी ऑफ फेमिलियर साइज इज वैलिड, कि ये जो थ्योरी है ये वैलिड है हर एक कंडीशन पे,
व्हेन द कंडीशन ऑफ व्यूइंग इज इम्प्रोवाइज, जब किसी व्यूइंग जो व्यूइंग कंडीशन है वो इम्प्रोवाइज हो जाती है, देन वी यूज ईगोसेंट्रिक रेफरेंस डिस्टेंस टू द डिटरमाइन द साइज ऑफ द फैमिली। तब हम ईगोसेंट्रिक डिस्टेंस यूज करते हैं ताकि डिटरमाइन कर सके कि वो फैमिली ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट थ्योरी है, मेरे को पता है इसको समझने में आपको टाइम लगेगा, एक बार फिर से देख लेना रिवाइज करके। एंड थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन, गिब्सन ने डायरेक्ट परसेप्शन की थ्योरी क्या कहती है? गिब्सन ने 1979 में प्रपोज किया कि जो थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन ही आइडिया रिगार्डिंग साइज परसेप्शन वर समराइज्ड बाय, और इसका जो आइडिया किसने समराइज किया था? एक्चुअली समराइज किया था उसे एप्स्टेन ने 1982 में। तो इसमें क्या बोलती है? देयर इज नो परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइज, कोई भी परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है साइज का कोरिलेटेड विद द रेटिनल, और जो कि कोरिलेट करती है किससे? उसकी रेटिनल ऑब्जेक्ट के साइज से। एंड सेकंड क्या है? परसीव्ड साइज एंड परसीव्ड डिस्टेंस आर इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टिमुलेशन। परसीव साइज है एंड परसीव डिस्टेंस है वो, और जो परसीव साइज है किसी ऑब्जेक्ट का और डिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं ऑफ द इंफॉर्मेशन इन स्टिमुलेशन, हमारे स्टिमुलेशन के प्रोसेस में। और थर्ड जो है वो फैक्टर क्या बोलता है कि द थर्ड फैक्टर, परसीव साइज एंड परसीव डिस्टेंस आर नॉट कैजुअली लिंक, और जो परसीव साइज और परसीव डिस्टेंस है वो कैजुअली लिंक नहीं करते हैं, नॉर इज द परसेप्शन ऑफ साइज मीडिएटेड बाय ऑपरेशन कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रेटिना इमेज एंड परसीव डिस्टेंस। यही बात कर रहे हैं कि लाइक दोनों जो है साइज और जो परसीव साइज और परसीव डिस्टेंस है वो दोनों रिलेट नहीं करते। द कोरिलेशन बिटवीन परसीव साइज एंड डिस्टेंस इज एट्रिब्यूटेड टू द कोरिलेशन बिटवीन, और ये जो कोरिलेशन है जो परसीव साइज और परसीव डिस्टेंस का, वो एट्रीब्यूट किससे किया जाता है? कोरिलेशन की क्या स्पेशल वेरिएबल्स हैं स्टिमुलेशन के जो कि हमारे लाइक गवर्न करते हैं हमारे परसेप्ट्स को इन अ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे। इस चीज को एक बार मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, और एक मिनट सिंपल वे में आप इस तरह से यूज भी कर लेना इनकेस अगर कितने बंदे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे कर सकते हो? चैट जीपीटी का यूज करके या किसी भी एआई का। आपको यहाँ पे जाना है, अगर कोई चीज नहीं समझ आए, ठीक है, एक्सप्लेन दिस इन सिंपल टर्म्स, सिंपल सा आप इतना सा कमांड दे देना एंड पेस्ट कर देना वो पैराग्राफ, और यहाँ पे आपको वो चीज सिंपली आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें होती है। तो जैसे कि यहाँ पे आ गया, अब साइज कंसिस्टेंसी में क्या होगा? दिस थ्योरी सेज दैट हाउ बिग वी थिंक समथिंग इज डिपेंड ऑन हाउ फार इट, कि कोई चीज कितना, ये साइज डिस्टेंस बोलते, साइज डिस्टेंस इनवेरियंस हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट कोई कितना पास होगा या दूर होगा उसके साइज पे डिपेंड करता है, मतलब कोई पास होगा तो उसके साइज बड़ा होगा, कोई दूर होगा तो अलग होगा। और फेमिलियर साइज क्या बोलता है? दिस आइडिया सेज दैट वी यूज अवर मेमोरी ऑफ हाउ बिग समथिंग यूजुअली इज, हम इसमें अपनी मेमोरी का यूज कर सकते हैं। तभी जैसे मैंने बोला कि बॉल का, जैसे आपने कभी जनरली कोई बॉल देखी होगी तो आप उसकी जो साइज है वो उस मेमोरी के हिसाब से आप सोचोगे कि क्या हो सकता है। when we see it, if we are familiar with how big object usually is, we can figure out its size even if it's far away or close। तो अगर अगर हम उस ऑब्जेक्ट से फेमिलियर है तो चाहे वो कितना दूर हो या पास हो हम उसका साइज फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू नो हाउ बिग अ कार और अ पर्सन यूजुअली इज, वी कैन टेल हाउ बिग इट इज इवन इफ इट्स फार अवे। तो अगर हमें किसी कार या फिर पर्सन का हमें पता होगा वो कितना बड़े हैं तो हम उससे डिस्टेंस का भी पता लगा सकते हैं। एंड गिव मी 1 सेकेंड, एक मिनट। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन, अब इसमें क्या है? दिस थ्योरी प्रपोज बाय गिब्सन सजेस्ट दैट वी डोंट एक्चुअली हैव अ मेंटल पिक्चर ऑफ हाउ बिग समथिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट एवर आई सीज। तो हमारे ब्रेन में ना जनरली कोई एक मेंटल पिक्चर नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑफ हाउ बिग समथिंग, कि वो कितना बड़ा है, ऑन व्हाट एवर आई सीज, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। इंस्टेड तो हमारा ब्रेन करता क्या है? अवर ब्रेन डायरेक्टली परसीव्स द साइज एंड डिस्टेंस ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवर आइज गेट। तो जो भी हमारी आइज इंफॉर्मेशन मतलब देखती है चीजें, उसके बेस पे ही वो किसी भी साइज और डिस्टेंस को परसीव करती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो अवर ब्रेन डज नॉट नीड टू कैलकुलेट हाउ बिग समथिंग इज based on its size and on our retina and its distance।
इसमें किसी को कंफ्यूजन है? इन केस कंफ्यूजन है, मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला आपका पार्ट, क्या बोलते हैं, लाइक यूट्यूब से एक बार फिर से देख लेना। एंड लास्ट है इल्यूजन वाला, या सो लास्ट इल्यूजन क्या है, इसमें क्या है, एरर्स इन परसेप्शन। अब इट मे बी ड्यू टू, अब हमारे परसेप्शन में एरर क्यों आता है, ड्यू टू डिफेक्टिव फंक्शनिंग, या तो हमारे डिफेक्ट है हमारे सेंस ऑर्गन्स में जो कि इंफॉर्मेशन परसीव करे, या तो हमारे ब्रेन में डिफेक्टिव फंक्शनिंग है, मतलब हमारा दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, तब हमारे परसेप्शन में डिफरेंस आता है मेनी टाइम्स। ठीक है, ये चीजें। अब इसमें दो तरह की चीजें होती है, एक होता है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन इज अ फॉल्स परसेप्शन, हियर एन इंडिविजुअल परसीव्स अ स्टिमुलस इनकरेक्टली। यहाँ पे हम किसी चीज को एक अलग तरह से परसीव कर लेते हैं, गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि हमने रस्सी की बात की थी, अगर अंधेरे में आप किसी रस्सी को देखो कहीं पे, तो हम उसको समझ सकते हैं कि वो सांप है, या फिर इस हिसाब से सांप हो तो हम उसको रस्सी समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा इल्यूजन में चेंज आया है। एंड देन जो अब द वॉइस, और इस सेकंड एग्जांपल दिए इसीलिए, जो हमारे फॉर एग्जांपल द वॉइस ऑफ, कभी किसी अननोन पर्सन की वॉइस सिमिलर भी लग सकती है, कि जैसे कि मैं उसको वो आवाज सुनी सुनी लग रही है, जैसे आपको बोलते हैं ना, तो वो हमारा इल्यूजन होता है। एंड अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस इज नोन मोस्ट ऑफ दिस। और ये जो इल्यूजन होता है, ये जो इल्यूजन का परसेप्शन है, ये कब होता है, मोस्ट ऑफ अवर इल्यूजन आर विजुअल एंड ऑडिटरी। ये ज्यादातर विजुअल होता है या ऑडिटरी होता है, मतलब या तो हम देखने में मिस्टेक करते हैं, तो सुनने में मिस्टेक करते हैं। बट इल्यूजन पर्टेनिंग टू अदर सेंसेस आर ऑल्सो, लेकिन बाकियों से भी पॉसिबल है, बट ज्यादातर जो होता है वो इन दोनों के केसेस में होता है, ठीक है। नाउ हेलुसिनेशन क्या होता है, समटाइम वी कम अक्रॉस इंस्टेंसेस वेयर इंडिविजुअल परसीव सम स्टिमुलस इवन व्हेन इट इज नॉट प्रेजेंट। तो हेलुसिनेशन में कभी कभी कुछ चीजें हैं ही नहीं वहां पे, और स्टिल हमें लगता है कि हाँ वहां पे कोई है। इस फिनोमिना को हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। द प्रोसेस में सी मिस एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी आपको लग सकता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को या पर्सन को देख रहे हो, या उसको वॉइस को सुन रहे हो, इवन जब वो ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है। हेलुसिनेशन परटेन टू ऑल सेंसेशन, और जो हेलुसिनेशन है वो हर एक परसेप्शन में, हर एक सेंसेशन में अब होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देने के लिए इन्होंने बताइए कि लाइक बट विजुअल ऑडिटरी, अगेन हेलुसिनेशन भी मेनली विजुअल और ऑडिटरी होता है। यूजुअली इंडिविजुअल विथ अनसाउंड माइंड, ज्यादातर ये किसके साथ होता है, जिनका लाइक दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, इमोशनली डिस्टर्ब है, या शराबी है, और दोज हु आर इन कंफ्यूज स्टेट, या फिर कोई जो कंफ्यूज स्टेट में। हाउएवर अमंग एबनॉर्मल एंड इंटॉक्सिकेटेड, और ये सबसे ज्यादा कॉमन किस में होता है, एबनॉर्मल पीपल और इंटॉक्सिकेटेड पीपल में। इन एडिशन टू दिस एरर, और इन एरर्स के एडिशन में एबनॉर्मलिटीज इन अवर सेंसेस परसेप्शन में आल्सो अकर, और मतलब एबनॉर्मलिटीज इन अवर सेंस परसेप्शन, और हमारे सेंस परसेप्शन में भी ये एबनॉर्मलिटी अक्कर हो सकती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया, जो कि होता है नो सेंसेशन, मतलब कोई सेंसेशन ही नहीं हो रही है। हाइपरथीसिया, जो कि है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, मतलब कि अगर हल्का सा भी हीट लगे ना, आपको बहुत ज्यादा लगेगा हीट हीट हो रहा है। एंड पैराथीसिया, मतलब कि यहाँ पे डिसलोकेशन, फॉर एग्जाम्पल कि आपके लाइक मैं फिंगर में टच कर रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने आपके लाइक रिस्ट में टच कर रहा हूँ, तो वो सेंस ऑफ वो सेंस का भी हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। सो हेलुसिनेशन किसी भी सेंस में हो सकते हैं, ये चीज बताया। और ये दोनों तरह के किसके होते हैं, एरर्स इन परसेप्शन, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इल्यूजन क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के इल्यूजन होते हैं। एक होता है मूलर लायर इल्यूजन। इसमें क्या है कि हमें दोनों लाइन ए बड़ी है, लाइन बी बड़ी है, हमें लग रहा होगा कि लाइन बी बड़ी है, बट और लाइन ए छोटी है, बट इन रियलिटी दोनों लाइन बराबर है। दिस इल्यूजन यू हैव जस्ट सीन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूजन। ये जो इल्यूजन है, ये एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूजन है। ज्योमेट्रिकल मतलब कि ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं मोलर लायर इल्यूजन, और इसका एक प्रैक्टिकल भी है। एंड द इल्यूजन यू हैव सीन इन ज्योमेट्रिकल, ठीक है, इन दिस इल्यूजन टू स्ट्रेट लाइंस आर ऑफ द सेम, ठीक है। इसमें वही बताया कि दो सेम लाइंस जो है वो अलग अलग परसीव हो रही है, बिकॉज ऑफ ये जो हमने एरो यूज किए हैं, लाइंस विद इनवर्ड पॉइंटिंग एरो सीम शॉर्टर, जो कि अंदर की तरफ है वो शॉर्टर है, और जो बाहर की तरफ है वो क्या बोलते हैं, वो लॉन्गर दिख रही है, ठीक है। देन पोन्जो इल्यूजन क्या है, पोन्जो इल्यूजन वो लीनियर हमने के बारे में पढ़ा था ना, लीनियर जो एक था लाइक पॉइंट, लीनियर क्यू, एग्जैक्टली उसका नाम क्या था, ये लीनियर लीनियर पर्सपेक्टिव वाला। तो ये पोन्जो इल्यूजन में यही होता है। सो इसमें क्या है कि
Ponzo illusion. So it's an optical illusion in which two converging straight line distort our perception of the size or of two identical line drawn across it. ठीक है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन का टाइप है। और इसमें क्या है, दो कन्वर्जिंग स्ट्रेट लाइन, जैसे कि अगेन ये रेलवे लाइंस की तरह है, ये कन्वर्जिंग, अगर हम इसको देखते रहेंगे आगे तक हमें लगेगा ये कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टॉर्ट अवर परसेप्शन, तो ये हमारे परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं ऑफ द साइज ऑफ टू आइडेंटिकल लाइन, किसी भी आइडेंटिकल लाइन की साइज को परसीव करने में। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे दो येलो लाइन देख रहे हो, एक ये एंड एक ये लाइन एक्चुअली में सेम साइज की है, बट हमें लग रहा है ये वाली शॉर्टर है और ये वाली दूर है। द अपर येलो लाइन अपीयर्स टू बी लॉन्गर देन द लोअर येलो लाइन व्हेन इन फैक्ट बोथ आर ऑफ द सेम लाइन। ये जो इनकरेक्ट जजमेंट हुआ ऑफ द साइज ऑफ येलो लाइन हैपेंस, और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हर लीनियर पर्सपेक्टिव, जो हमारा लीनियर पर्सपेक्टिव था ना उसकी वजह से ये आया है साइज में। तो ये भी एक इल्यूजन है जिसको पॉन्जर इल्यूजन बोलते हैं। देन इसके बाद है एम्बिगुअस इल्यूजन। ठीक है, अब ये इल्यूजन का जो टाइप है इसको डिस्कवर किसने किया था, हरमन एम्बिगुअस ने, इसीलिए उसके नाम पे। बट ये फेमस किसने किया, इसको पॉपुलराइज किया एडवर्ड बी टीचर ने। ठीक है, दिस इल्यूजन इज ऑल्सो नोन एज, और इसने जो ये एग्जाम्पल लिया, इस सैंपल को हम टीचर सर्कल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों एग्जाम्पल को देखोगे, आपको क्या लगता है कौन सा सर्कल बड़ा है इसमें, लाइक ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, या फिर कौन सा छोटा है, आप कुछ बता सकते हो। तो मे बी आपको लग रहा है ये वाला जो ऑरेंज सर्कल है छोटा है और ये वाला ऑरेंज सर्कल बड़ा है, बट ये दोनों ऑरेंज सर्कल सेम साइज के। ठीक है, द बोथ ऑरेंज सर्कल आर ऑफ द सेम साइज, दिस इज नोन एज एम्बिगुअस इल्यूजन, और इसी को हम एबिगनॉस इल्यूजन बोलते हैं, सॉरी एबिगनॉस इल्यूजन। एंड द परसेप्शन ऑफ द साइज ऑरेंज सर्कल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव, और ये जो परसेप्शन है किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स जो थे वो बड़े थे इसके कंपैरिजन में, और इसके आसपास के ऑब्जेक्ट थे छोटे। तो यहाँ पे हमें क्या गया, एक हमें लाइक एक परसेप्शन गया कि ये वाला ऑब्जेक्ट बड़ा है और ये वाला ऑब्जेक्ट छोटा है। ठीक है, बट एक्चुअल में सेम ही था, तो इसको बोलते हैं एबिगनॉस इल्यूजन। एंड देन इसके बाद आ गया एम्स रूल इल्यूजन। इसमें क्या है, ये गिवन किसने दिया था, एडलबर्ट एम्स ने। एंड इस ऑप्टिकल इल्यूजन में क्या होता है, लीड्स टू डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन ऑफ रिलेटिव साइज। तो इसमें हमारा जो रिलेटिव साइज है ना उसकी डिस्टॉर्शन होती है उसके परसेप्शन में। हम टू एन ऑब्जर्वर पर्सन स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम इज परसीव्ड, अगर कोई एक पर्सन एक कॉर्नर में और दूसरा पर्सन दूसरे कॉर्नर में इज परसीव्ड एज सिग्निफिकेंटली लार्जर, तो वो हमें बहुत ही बड़ा लग सकता है एज कम्पेयर टू द पर्सन जो कि दूसरे पॉइंट में स्टैंड करता है। ठीक है, तो मतलब आप अगर किसी एक पॉइंट्स देख रहे हो और एक दोनों ही कॉर्नर में खड़े, एक बड़ा लग सकता है एक छोटा लग सकता है, तो इस इल्यूजन के टाइप को बोलते हैं एम्स रूम इल्यूजन। ठीक है, एंड मून इल्यूजन क्या है, ये लास्ट इल्यूजन है, या खत्म हो गया हमारा परसेप्शन का चैप्टर। सो द मून इल्यूजन क्या है, इसमें आपने देखा होगा, लाइक हैव यू एवर नोटिस द साइज ऑफ द मून व्हेन इट कमिंग ओवर द हॉरिजन, जब वो हॉरिजन में आता है मतलब स्ट्रेट में आता है, तो हमें क्या लगता है, इफ यस देन वी नोटिस इट लुक्स बिगर ऑन द हॉरिजन, तो वो जब हॉरिजन पे मतलब स्ट्रेट लाइन पे है, हम हमारे से पैरेलल है आइस के, तब वो हमें लग रहा है कि वो बड़ा है। हाउएवर इन रियलिटी, बट एक्चुअल में तो मून अपना साइज चेंज नहीं कर रहा है ना। Our perception of the moon having different sizes at horizon and zenith is known as moon illusion। और जेनिथ क्या है, मतलब जब अबव द जो मून है वो हमारे हेड के ऊपर है, और हॉरिजन क्या है, जब वो हमारे आइज के पैरेलल में आता है मतलब। तो ये जो इल्यूजन हो रहा है, जो मून का साइज चेंज होने का हॉरिजन पे और जेनिथ पे, इसको हम बोलते हैं मून इल्यूजन। द इल्यूजन अकर्स, और ये इल्यूजन होता क्या है, बिकॉज ऑफ अवर परसेप्शन ऑफ अवर स्काई एज फ्लैटेड डोम, क्योंकि हमें लगता है कि जो स्काई है, आसमान है, वो बिल्कुल फ्लैट है, तो उसकी वजह से हमें ये जो मून के साइज में चेंज लगा। This is because of that, thus forcing our brain to reduce the size of the moon at zenith। तो इसीलिए जैसे ही जेनिथ में आता है तो हमारे आइज को क्या लगता है कि जो मून का साइज हो रहा है वो छोटा हो रहा है। तो यही था, एंड लास्ट ये आंसर दे दो एंड देन वी कैन रैप अप। सो द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज ऑलवेज फुल प्रूफ। ये ट्रू है फॉल्स है, जो परसेप्शन का प्रोसेस है वो हमेशा फुल प्रूफ होता है? नहीं होता है। नहीं होता, राइट। सो फॉल्स। And then small typical example of illusion include perceiving three branches as ghost or perceive ropes as a snake at night। Some typical example। अच्छा ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो है जिसमें कि क्या बोलते हैं, हम ट्री के ब्रांचेस को गोस्ट के भूत के तरह समझ लेते हैं, या फिर परसीव कर लेते हैं रोप की किसी भी स्नेक रोप को स्नेक की तरह, तो उसको क्या बोलते हैं?
सॉरी आई मीन ट्रू ये ट्रू है फॉल्स है या ट्रू होगा ट्रू। ठीक है देन गिब्सन इन 1979 proposed the theory of familiar size गिब्सन ने 1979 में theory of familiar size propose किया था राइट फॉल्स ऑनेस्टली बोलूं मेरे को तो भूल गया एक्चुअली इवन मैंने समझाया बिकॉज मैंने डेट्स याद नहीं किए मैंने खाली वो समझ रहा था सो इसका आंसर एक्चुअली फॉल्स है क्योंकि गिब्सन ने लाइक GIBSON फर्स्ट वाला फॉल ट्रू था ना? फर्स्ट वाला हाँ गिब्सन ने दिया था थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन सो फेमिलियर साइज वाला नहीं दिया था उसने ठीक है तो इसीलिए 1979 में ही दिया था वो। हाँ 1979 में दिया था लेकिन दिया क्या था थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन ओके देखो यही चीज होती है ट्रू फॉल्स क्या होता है एक तरह से माइंड गेम्स है क्या कि उसने एक चीज सच बोली कि गिब्सन ने 1979 में दिया था तो आप सोचोगे अच्छा ठीक है ये सच तो बात बोल रहा है लेकिन क्या ये सच है मतलब क्या यही थ्योरी दी थी या कुछ और दे सकती है ठीक है तो ये हो गया देन समटाइम्स वी कम अक्रॉस इंस्टांसेस कभी कभी क्या होता है हम कुछ ऐसे इंस्टांसेस के पास आते हैं जहां पे इंडिविजुअल परसीव सम स्टिमुलस इवन व्हेन इट इज नॉट प्रेजेंट तो कभी कभी हाँ जो हाँ हेलुसिनेशंस। राइट व्हेन सो तो ये क्या बोलते हैं समटाइम इवन इफ इट्स नॉट ठीक है समटाइम वी कम then when an object moves its image on retinal also moves जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रू मूव है करती है ये, तो हाँ ट्रू होगा ये। हाँ हाँ ट्रू है ठीक है ये वैसे शायद इसका आंसर ये स्टार्टिंग में ट्रू फॉल्स था तो इसमें बस ये बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये इंडिविजुअल मेरे को लास्ट वाले एक बार समझ नहीं आया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स इट्स इमेज होता है इमेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसकी इमेज जो हमारे रेटिना में होते हैं वो भी मूव करती है जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा ना रेटिनल मोशन वाला कि ओके जो ओके ओके हाँ मोशन परसेप्शन हाँ में है हाँ हाँ हाँ। ये वाला पार्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स इमेज ऑन रेटिना आल्सो मूव्स और ये किसकी वजह से होता है किसी कौन डिटेक्ट करता है स्पेशल विजुअल न्यूरॉन्स मतलब जिनका पर्टिकुलर काम ही है कि जो कि सेंसिटिव होते किससे मोशन और डायरेक्शन से तो जैसे ही कुछ चेंज आया उन्होंने तो हमारे मोशन को उसको डिटेक्ट किया न्यूरॉन्स ने और फिर हमारे रेटिना में उसकी चेंजेस वगैरह इमेजेस हुए तो हमें पता चल गया अच्छा ठीक है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ठीक है तो एक बार खुद से पढ़ लेना ये चीज लाइक जैसे मैंने बोला आज पढ़ोगे आज पढ़ लेना कल सुबह पढ़ोगे पढ़ लेना लेकिन एक बार रीड कर लेना उससे क्या होगा ना आपको लाइक डबल अगर अभी हमने लर्निंग वाला चैप्टर नहीं किया है बट जो लर्निंग वाला ब्लॉक है उसमें यही चीज है कि अब हम किसी चीज को मेमोरी में कैसे डालते हैं या लर्न कैसे करते हैं बट थ्रू रेपिटेशन और थ्रू रिहर्सल तो वही चीज है आप अगर अभी रिवाइज कर लोगे मे बी शायद पेपर के टाइम में आपको रिवाइज कम करना पड़े तो बस रिवाइज कर लेना यहाँ पे तो इतना ही था इनकेस खुद से और कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना मेरे से कोई बात नहीं आप अगर रिवाइज करके आओगे तो कल पूछ लेना